आप सभी छात्रों का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड मैट्रिक के विज्ञान विषय से अध्याय 9 प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपना पूरा समय देंगे, क्योंकि इस अध्याय से आपके परीक्षा में अधिक सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है, हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। देखिए, किसी भी वस्तु को देखने के लिए सबसे पहले प्रकाश का होना आवश्यक है। ठीक है, अगर प्रकाश किसी वस्तु पर पड़कर हमारे आंखों तक नहीं आएगी तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश को वस्तु परावर्तित कर देती है। यह परावर्तित किरण जब हमारी आंखों के द्वारा ग्रहण किया जाता है तो यह परावर्तन वस्तु को आंखों के देखने योग्य बनाता है। बात वही हुआ, यानी कि कोई भी अगर वस्तु है, अगर उस पर प्रकाश पड़कर वो हमारे आंखों तक अगर नहीं पहुंचती है, ठीक है, तब तक हम उस वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। चलते हम अगले टॉपिक की तरफ। अब हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश की किरण। जब प्रकाश अपने प्रकाश के स्रोत से गमन करता है, यानी कि जहाँ से प्रकाश निकलता है वहाँ से प्रकाश जो गमन करता है वो बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करता है, तो यह सीधी एवं सरल रेखा में होता है। प्रकाश के स्रोत से चलने वाले इस रेखा को प्रकाश की किरण कहते हैं। यानी कि ये प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश की किरण निकल रहा है तो ये बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करेगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश की किरण। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताते चलूँ कि जो प्रकाश की किरण होता है, तो प्रकाश की किरणों के समूह को, यानी कि प्रकाश का एक किरण, दो किरण, ऐसे बहुत सारे किरण के समूह को बोलते हैं प्रकाश पुंज। हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश पुंज। यहाँ पे आपको मैं एक और चीज़ बताऊँ, प्रकाश का जो किरण पुंज होता है वो 3 प्रकार का होता है। प्रकाश का किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो पहला होता है अपसारिक किरण पुंज। अपसारिक किरण पुंज, दूसरा होता है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, तीसरा होता है हमारा अभिसारिक किरण पुंज। अभिसारिक किरण पुंज। ये बताने का मेरा रीजन ये है क्योंकि इससे भी आपके परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं इसको समझा देता हूँ कि अपसारिक किरण पुंज क्या होता है। किसी बिंदु स्रोत से किरण निकलकर फैलती हुई चली जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपसारिक किरण पुंज। ठीक है, समांतर किरण पुंज से आप लोग शायद समझते ही होंगे कि इसमें जो भी किरण पुंज होगी वो बिल्कुल समांतर रेखा में गुजरेगी। और अभिसारिक किरण पुंज का मतलब होता है कि किसी बिंदु स्रोत पर आकर जितने भी किरणें हैं वो मिलती है। ठीक है, आप इसको याद कैसे करेंगे उसके लिए मैं एक ट्रिक आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा अपसारिक, तो प के बाद क्या आता है? तो फ आता है। यानी कि इसमें जो किरण पुंज होगा एक बिंदु स्रोत से निकलकर क्या होगा? फैलती हुई चला जाएगा। समांतर में तो आपको पता है, समांतर में समांतर ही रहेंगे। और यहाँ पे 3 नंबर में देखते हैं, भ के बाद क्या आता है? म। यानी कि इसमें जो किरण पुंज होगा वो एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो हमारा अगला टॉपिक है कि छाया क्या है। छाया क्या है? जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से होकर गुजरता है
तो यह प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देता है, जिससे उस अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है। यानी कि छाया का किसकी बनेगी? अपारदर्शी वस्तु की बनेगी। प्रकाश का विवर्तन, यदि प्रकाश के रास्ते में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत सूक्ष्म हो, यानी कि बिल्कुल छोटा हो, तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की अपेक्षा इनके किनारों पर मूवने की प्रवृत्ति दिखाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि अगर प्रकाश किसी सरल रेखा में गति कर रहा है, ठीक है, तो अगर इसके बीच में कोई अपारदर्शी वस्तु, सूक्ष्म अपारदर्शी वस्तु आता है, तो इससे न टकरा कर बल्कि इसके किनारों से मूलकर क्या हो जाएगा? गुजर जाएगा। यही जो घटना है यही कहलाता है प्रकाश का विवर्तन। अगला हमारा है टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह से या परावर्तक पृष्ठ से टकराता है, तो यह उसी माध्यम में पुनः मूल जाता है जिस माध्यम से यह आता है। इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कोई प्रकाश का किरण आया, ठीक है, वो किसी पिंड से या किसी वस्तु से टकरा गया, ठीक, तो क्या करेगा? ये जिस माध्यम में आया रहेगा वो वस्तु के टकराने के बाद उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाएगा। यही घटना जो होता है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन। आगे हम देखते हैं आगे हमारा क्या है। तो आगे एक डायग्राम दिया है, डायग्राम में आपको अच्छा से समझा दूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये हमारा होता है आपतित किरण। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? आपतित किरण दिया गया है। इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब होता है किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरण, ठीक है। तो आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलता है, यानी कि परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। और फिर ये जिस बिंदु पर मिलता है उसी बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ से 90 डिग्री का कोण बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। और आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर मिली ठीक उसी बिंदु पर से ये परावर्तित भी हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण। और यहाँ पे एक और घटना होता है कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण भी बनता है। यहाँ पे एक एंगल भी बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे आपतन कोण। ठीक उसी प्रकार अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच एक कोण बनता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकाश का परावर्तन हमेशा पारदर्शी वस्तु से ही होता है। जी बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि अगर कोई भी पारदर्शी वस्तु रहेगा तो प्रकाश इसके एक तरफ से दूसरी तरफ भी क्या हो जाएगा? पार कर जाएगा। लेकिन अगर अपारदर्शी वस्तु है, यानी कि यहाँ पे प्रकाश एक साइड से दूसरी साइड नहीं जा सकता है, तभी क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन होगा। जबकि प्रकाश का अपवर्तन पारदर्शी वस्तु से होता है, ठीक है। और अपवर्तन जो होता है वो किस वस्तु से होता है? पारदर्शी वस्तुओं से होता है। तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम, जो अक्सर आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो सबसे पहला हमारा है आपतन कोण परावर्तन कोण के समान होता है, यानी कि कोण आई और कोण आर क्या होते हैं? समान होते हैं। तो आप लोग यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कोण आई का मान है ठीक उतना ही कोण आर का भी मान है, यानी कि जितना आपतन कोण होगा उतना ही हमारा परावर्तन कोण होगा। 2 नंबर हमारा पॉइंट है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। यानी कि आप डायग्राम में देखिए, ये हो गया हमारा आपतित किरण, ये हो गया हमारा परावर्तित किरण, ये हो गया अभिलंब, ठीक है, और ये हो गया हमारा आपतन बिंदु। ये सभी क्या है? दर्पण के एक ही साइड में है, यानी कि जो भी परावर्तक पृष्ठ है उसके एक ही साइड में है, ये दूसरी साइड में नहीं है। यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, नोट को भी एक बार ध्यान में रख लेते हैं। नोट में लिखा हुआ है परावर्तन का यह नियम गोलीय दर्पण सहित
सभी परावर्तक पृष्ठों पर लागू होता है। जी बिल्कुल, परावर्तन का जो नियम है वो गोलीय दर्पण के साथ साथ जितना भी परावर्तक पृष्ठ है सभी पे लागू होता है। अब हम देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का कुछ अद्भुत परिघटनाएं भी होती है, जो कहाँ कहाँ होती है। प्रकाश के परावर्तन के कारण कुछ सामान्य एवं अद्भुत परिघटनाएं होती हैं जो निम्न है। दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। दर्पण के द्वारा क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। तारों का टिमटिमाना, यानी कि परावर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। इंद्रधनुष के सुंदर रंग। जी बिल्कुल, इंद्रधनुष का जो सुंदर रंग है वो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही होता है। किसी माध्यम द्वारा प्रकाश का मोड़ना आदि, ये सभी क्या है? प्रकाश के परावर्तन की कुछ घटनाएं हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के प्रकार कितने हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के यहाँ पे दो आपको नियम दिखाए गए हैं या दो प्रकार दिखाए गए हैं। सबसे पहले हमारा क्या है? नियमित परावर्तन। इस प्रकार का परावर्तन चिकनी सतह से होता है तथा आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात समांतर ही रहती है। आप लोग यहाँ पे देखिए कि ये जो है हमारी आपतित किरणें हैं। क्या है? कौन सी किरणें हैं? आपतित किरणें। और एक जब किसी चमकीले सतह से टकरा रही है तो इसका परावर्तन भी क्या हो रहा है? समांतर ही हो रहा है। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि नियमित परावर्तन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन, यानी कि आएगी समांतर और ये टकराकर परावर्तित भी कैसी होगी? समांतर। 2 नंबर में हमारा अनियमित परावर्तन। इस तरह का परावर्तन खुरदरे सतह से होता है तथा परावर्तन के पश्चात आपतित समांतर किरणें समांतर नहीं होती। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपतित किरणें तो समांतर है, आपतित किरणें कैसी है? समांतर है, लेकिन यहाँ पे सतह खुरदरा होने के कारण, यानी कि ऊबड़ खाबड़ होने के कारण इसका परावर्तन जो है समांतर न होकर हुआ प्रतीत हो रहा है या दिखाई दे रहा है। अब है हमारा दर्पण क्या होता है? यह एक चमकीला और अधिक पॉलिश किया हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है जो अपने सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण 2 प्रकार के होता है, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि जो दर्पण होता है वह एक चमकीला और अधिक पॉलिश किया हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है। ठीक है, जो अपने सामने रखी वस्तु का क्या बनाता है? प्रतिबिंब बनाता है, यानी उसकी छाया बनाता है। अब सबसे पहला हमारा जो दर्पण है वो है समतल दर्पण। इसका परावर्तक पृष्ठ सीधा एवं सपाट होता है, यानी कि बिल्कुल क्या होगा? सीधा और सपाट होगा। परिभाषा: ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो समतल दर्पण कहलाता है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो हमारा समतल दर्पण है, ये सामने रखी हुई, यह सामने जो भी लड़की खड़ी हुई है इसका यहाँ पे क्या बना रहा है? प्रतिबिंब बना रहा है, यानी कि छाया बना रहा है। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? आपसे परीक्षा में पूछा भी जाता है कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो समतल दर्पण का सबसे पहला उपयोग है कि उपयोग घरों में चेहरा देखने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? अपना चेहरा देखने के लिए। 2 नंबर है सैलून तथा ब्यूटी पार्लर आदि में किया जाता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है? इसके द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा होता है तथा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब दर्पण के सामने रखेगा। बिंब का मतलब हो गया वस्तु, प्रतिबिंब का मतलब हो गया उसकी छाया। 2 नंबर में हमारा कौन सा दर्पण है? गोलीय दर्पण। इसका परावर्तक पृष्ठ वक्र यानी कि मुड़ा होता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। वक्रित का मतलब मुड़ा होता है, धंसा होता है। इसका परिभाषा हम लोग कैसे देखेंगे? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो या गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। इसकी वक्रता के आधार पर गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि इसके उठे और धंसे होने के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला हमारा गोलीय दर्पण क्या है? अवतल दर्पण। इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर धंसा होता है। ठीक है, तो आप लोग देखिए यहाँ पे ये हमारा कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है।
जिसका परावर्तक पृष्ठ यहाँ पे क्या है, धंसा है, ठीक है। और ये जो पीछे वाला भाग है जो पॉलिश किया हुआ है वो क्या हुआ है, निकला हुआ है, ठीक है। 2 नंबर हमारा कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा रहता है, यानी कि जिस भी प्रकाश का परावर्तन होता है वो कहाँ होता है, वो बाहर की ओर निकला होता है। और जो अंदर धंसा हुआ भाग है उसको हम लोग पॉलिश करते हैं, ठीक है। तो आप लोग अंदर समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी दर्पण का परावर्तक पृष्ठ धंसा है तो कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा, अवतल। और जिस दर्पण का परावर्तक जो धंसा भाग है वो पॉलिश किया हुआ रहता है तथा जो बाहर का भाग है जिसमें परावर्तन होता है वो हमारा कौन सा दर्पण कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा, ठीक है। अब दर्पण जो गोलीय दर्पण है उसके कुछ भाग भी हैं, ठीक है, उसके कुछ बिंदु भी हैं जो हम अगर जान लेते हैं तो आने वाले चाहे वो प्रकाश का परावर्तन हो या अपवर्तन हो वहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले है ध्रुव क्या है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे हम लोग किस चीज़ से सूचित करते हैं, P से सूचित करते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। जो गोलीय दर्पण होता है वो किसी न किसी गोले का भाग होता है। इस गोले के जो केंद्र होता है, केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षर C से इंगित या सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे चलिए मैं एक आपको डायग्राम बनाता हूँ। ये हो गया हमारा क्या, गोलीय दर्पण, ठीक है। मान लीजिए गोलीय दर्पण है, ये हो गया इसका वक्रता केंद्र, इसको हम लोग C से सूचित करते हैं। ये हो गया उसका P यानी कि ध्रुव हो गया। इसको अगर मिला देंगे तो ये हो गया हमारा वक्रता त्रिज्या, यानी यहाँ पे लिखा भी है, आप देखिए। गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब है मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के मुख्य ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, यानी कि वक्रता केंद्र से जो रेखा गुजरेगी, ठीक है, इसी को हम लोग क्या अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। अब है हमारा मुख्य फोकस। दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच एक अन्य बिंदु F होता है जिसे मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में इसी मुख्य फोकस पर प्रतिच्छेद करती है तथा उत्तल दर्पण में प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है। तो मैं आपको ज़्यादा लंबा ना बता के सीधा ये बता देता हूँ कि ये जो हमारा C होता है और P होता है, इसी के बीच में हमारा क्या होता है, F होता है। अब है फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। इसे छोटा f से सूचित किया जाता है, यानी कि P और F के बीच में जो हमारा पॉइंट होता है वो हमारा कौन सा होता है, फोकस दूरी का होता है, जिसको हम लोग छोटा f से सूचित करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा क्या, द्वारक। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांशतः गोलीय ही होता है। इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की सीमा रेखा का व्यास जो होता है वही द्वारक कहलाता है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार। बीम की स्थिति, बीम का मतलब क्या हो गया, वस्तु। बीम का मतलब वस्तु, वह स्थान जहाँ वस्तु रखी गई हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीम की स्थिति बोलते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति, वह स्थान जहाँ दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। अब प्रतिबिंब का साइज, यह प्रतिबिंब का आकार है, यानी कि प्रतिबिंब का साइज का मतलब उसकी हाइट कितनी है। यह प्रतिबिंब का आकार है जो यह बताता है कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना है या बराबर बना है या वस्तु से बहुत बड़ा बना है। अब प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति से यह ज्ञात होता है कि दी गई वस्तु का दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, वास्तविक है, सीधा है या उल्टा है।
अब है प्रतिबिंब की प्रकृति दो प्रकार का होता है। जो प्रतिबिंब होता है हमारा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। सबसे पहला है वास्तविक और उल्टा। यह प्रतिबिंब सदैव दर्पण के सामने एवं उल्टा बनता है। अब दूसरा है आभासी और सीधा। यह प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पर्दे के पीछे एक सीधा बनता है। अब हम देखेंगे अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब। तो इसके लिए मैं आपको अपने जो आपको लोग का बुक है वहाँ पे ले चलता हूँ। तो ये रहा आपका बुक, जहाँ पे आपको एक डायग्राम के या एक जगह पे मैं आपको सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। बीम की स्थिति। बीम का मतलब यहाँ पे मैं आपको लिख दूँ वस्तु। बीम का मतलब क्या हो गया? वस्तु। प्रतिबिंब का मतलब हो गया यानी कि वस्तु की छाया। वस्तु की छाया। तो अगर वस्तु हमारा अनंत पे है, ठीक है, अगर अवतल दर्पण में, ठीक है, हमारा एक मिनट यहाँ पे आपको दर्पण बना देता हूँ। अगर मान लीजिए यह रहा हमारा अवतल दर्पण, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है उसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? धसा होता है। तो मैं यहाँ पे धसा हुआ और जो उठा हुआ भाग है उसको रंजित कर देता हूँ। ये रंजित का मतलब हो गया कलई कर देता हूँ। और ये हमारा हो गया एफ हो गया, ये हो गया हमारा सी और ये हो गया हमारा पी। अब वो रहा है कि अगर वस्तु अनंत पे है, यानी कि वस्तु हमारा कहाँ पे है? अनंत पे है, तो दर्पण पे आएगा और ये कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार इधर से भी आएगा और कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। अत्यधिक छोटा बनेगा, बिंदु साइज बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। 2 नंबर पे बोल रहा है कि अगर हमारा वस्तु कहाँ पे है? सी से परे है, यानी कि मान लेते हैं सी यहाँ पे है, इससे यहाँ पर है, यानी कि थोड़ा सा दूर पर हमारा क्या है? वस्तु है। तो ये भी परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। ठीक उसी प्रकार ये हमारा डायग्राम आया और ये ऐसे निकला। तो वो रहा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे होगा? सी तथा सॉरी एफ तथा सी के बीच में होगा। एफ तथा सी के बीच में होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ पे बन रहा है? एफ और सी के बीच में बन रहा है। कैसा बन रहा है? वस्तु की अपेक्षा छोटा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा। वैसे ही अगर वस्तु बिल्कुल कहाँ पे है? सी पर है। तो चलिए मैं इसका भी डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ। अगर वस्तु कहाँ पे है? सी पर है, गुजरे कहाँ से? एफ से। ठीक उसी प्रकार ये आया और कहाँ से गुजरेगा? ऐसे। यानी कि ये भी कहाँ पे हमारा बनेगा? प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बनेगा? सी पर ही बनेगा। अगर वस्तु सी पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति भी सी पर। वस्तु के समान साइज का बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अगर वस्तु सी और एफ के बीच में, यहाँ पे आप देखिए ये कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। तो जाके कहाँ पे मिलेगा? सी के दूर मिलेगा। सी से दूर मिलेगा, यानी कि सी से यहाँ पे परे मिलेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। अगर वस्तु एफ पर है, अगर वस्तु एफ है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा और वस्तु की अपेक्षा वास्तविक एवं उल्टा बनेगा।
अगर प्रतिबिंब जो हमारा है सॉरी वस्तु जो है P तथा F के बीच में है तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा बनेगा और आभासी तथा सीधा बनेगा। तो ये तो रहा हमारा अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हम देखेंगे। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसे प्राय चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पण के रूप में भी हम लोग करते हैं। 3 नंबर है दंत विशेषज्ञ, यानी कि जो दांत निकालने वाले, दांत को देखने वाले डॉक्टर होते हैं, वो अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों को दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। 4 नंबर है सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, यानी कि एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब है उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्चिम दृश्य देखने के रूप में किया जाता है, यानी कि साइड मिरर के रूप में हम लोग करते हैं। ये दर्पण वाहन के पार्श्व में लगाते हैं, यानी कि बगल में साइड मिरर के रूप में लगा तथा इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सके। इसका उपयोग टेलीस्कोप में भी होता है, यानी कि जो हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। 4 नंबर उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर के रूप में भी किया जाता है, क्योंकि यह एक बड़े क्षेत्र पर प्रकाश प्रसार करने में सक्षम है। अब हमारा देखिए यहाँ पे लिखा भी है वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण को प्राथमिकता दिया गया है। उत्तल दर्पण को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण जो है हमेशा आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यद्यपि वह छोटा होता है, इसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है, क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होने के कारण अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत क्षेत्र को देखने में सामर्थ्य बनाता है, सहायता करता है, मदद करता है। गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण हम लोग कैसे करते हैं? कम से कम 2 परावर्तित किरणों के प्रतिच्छेदन से किसी बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। मैंने अभी आपको डायग्राम में बना के दिखाया कि सिर्फ एक किरण के द्वारा हम किसी भी बिंब की प्रतिबिंब हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए कम से कम 2 किरणों का होना आवश्यक है। प्रतिबिंब के स्थान निर्धारण के लिए निम्न में से किन्हीं 2 किरणों का विचार किया जा सकता है। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के लिए एक चिन्ह परिपाटी है, इसे नए चिन्ह परिपाटी भी कहते हैं। इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के ध्रुव यानी कि P को मूल बिंदु मानते हैं, अर्थात दर्पण की सभी दूरियां मूल बिंदु P से ही मापी जाती है। निर्देशांक ज्यामिति पद्धति के अनुसार मुख्य अक्ष को x अक्ष यानी कि x डैश लिया जाता है। बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर यानी कि उसके आगे रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं की ओर आपतित होता है। मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस x अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरी सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है, जबकि मूल बिंदु से बाईं ओर यानी कि x डैश अक्ष की ओर अनुदिश मापी गई दूरियां जो भी है वो ऋणात्मक मानी जाती है। डायग्राम देखिए आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। ये कैसा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, इसके सामने की जो वस्तु है वो वस्तु की दूरी कहलाती है और नीचे इसका प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब की दूरी। हमारा ए बिंदु F हो गया यानी कि मुख्य फोकस, ए बिंदु P हो गया यानी कि ध्रुव। बीच का जो दूरी होता है यानी हमारा होता है फोकस दूरी। बीच का दूरी क्या होता है? फोकस दूरी। जो दर्पण के सामने का भाग होता है वो ऋणात्मक भाग होता है और दर्पण का जो पीछे का भाग होता है वो धनात्मक भाग होता है। दर्पण के सामने के भाग की सभी दूरियां ऋणात्मक ली जाती है और दर्पण के पीछे की सभी दूरियां क्या ली जाती है? धनात्मक ली जाती है। अवतल दर्पण में वे सभी दूरियां जो दर्पण के सामने होती है
जो दर्पण का सामने वाली दूरी कौन कौन सी है, तो वस्तु का दूरी है जिसको हम लोग क्या मानते हैं, यू, यानी कि निगेटिव लिया जाता है। उसके बाद है फोकस, फोकस दूरी यानी कि -f, ये भी ऋणात्मक लिया जाता है। उसके बाद है प्रतिबिंब की दूरी यानी कि भी, ये भी हमारा क्या लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है। उत्तल दर्पण में वे सभी दूरियां जो दर्पण के सामने होती है एवं जो पीछे होती है, तो वस्तु की दूरी u यानी कि ऋणात्मक ली जाती है, वैसे वस्तु हमेशा दर्पण के सामने ही रखा जाता है, यानी कि u हमेशा क्या आएगा, ऋणात्मक ही होगा। फोकस दूरी f, फोकस दूरी इसमें धनात्मक लिया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण की वक्रता वक्रता पृष्ठ पीछे की ओर होती है, इसलिए फोकस दूरी को दर्पण के पीछे ही होता है। प्रतिबिंब की दूरी भी यानी कि ये भी धनात्मक लिया जाता है क्योंकि यहाँ पे इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। अब है बिंब या वस्तु की दूरी। गोलीय दर्पण में दर्पण के सामने रखी गई वस्तु तथा इसके ध्रुव के बीच की दूरी को बिंब की दूरी कहते हैं, जिसको हम लोग u से सूचित करते हैं, छोटा u से सूचित करते हैं। अब है प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण के ध्रुव और बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं, इसे भी से सूचित करते हैं या दर्शाते हैं। फोकस दूरी, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच का जो दूरी होता है उसको फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण सूत्र क्या है, आपसे पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि दर्पण सूत्र कौन सा दर्पण सूत्र सही है। प्रतिबिंब की दूरी भी का व्युत्क्रम और बिंब की दूरी u का व्युत्क्रम का योग फोकस दूरी f के व्युत्क्रम के बराबर होता है, यानी कि 1/v + 1/u = 1/f। आवर्धन क्या होता है, किसी बिंब का प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा है या छोटा है, यह प्रतिबिंब का आवर्धन कहलाता है। ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये हमारा क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। यहाँ पे लिखा भी है, आवर्धन के लिए बिंब की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है क्योंकि बिंब हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर और सीधा रखा जाता है। आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई h' धनात्मक लिया जाता है और वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए बिंब की ऊंचाई h' ऋणात्मक लिया जाता है। आवर्धन का मान क्या होता है, आवर्धन के मान में धनात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक आभासी और सीधा है, धनात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। तो आज की क्लास में यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो अगली क्लास में आप जुड़ना न भूलिएगा। ऐसे ही हम रोज़ नई नई वीडियो लेकर आएंगे और आपको आपकी क्लास से संबंधित कुछ नई नई बातें ज़रूर बताएंगे।